ये कह रहे 370 के पार आएगी बीजेपी। 370 भाई साहब 70 भी पार हो जाए ना बीजेपी तो ये भाई साहब उस दिन 4 तारीख को मिल जाए। 370 तो बहुत दूर की बात है। इससे बड़ा सर्वे और कौन सा होगा कि जो इनकी पेरेंटल पार्टी आरएसएस वही कह रही है कि 180 सीटों पे हम सिमट जाने वाले हैं, तो हालत आप खुद ही समझ सकते हो। 2014 में हम भी भ्रम में आ गए, अरे यार ये तो सरकार बड़ी निकम्मी है यार। अब की बार मोदी सरकार, गोलगप्पे हुए 10 के 4, अब की बार मोदी सरकार, दुनिया भर के हमने नारे लगा दिए। वोट दे के आए बीजेपी को, घर में घुसे मम्मी पापा ने बोला पछताओगे पछताओगे। आज तुम दोनों, मैं और मेरी वाइफ, हम 2 जने दे के आए थे सिर्फ। मम्मी और पापा ने यही बोला, दोनों जिंदा थे उस वक्त में, दोनों ने आगे बोला पछताओगे, हमारे जाने के बाद याद करोगे कि हम गलत थे या तुम गलत थे। आज हमें महसूस होता है हमारे माँ बाप वास्तव में सही थे। 15 लाख का लालच आपको भी? 15 लाख का लालच नहीं आया था, सिर्फ लालच ये आया था कि 2G घोटाला हो गया, 3G घोटाला हो गया। क्या लगता है सर, 24 के चुनाव नजदीक है, जनता क्या उम्मीद लगा रही है सरकार से और अपनी नेताओं से? जनता ने तो सर जो उम्मीद लगा रखी है सरकार से और अपने नेताओं से, उसके बारे में क्या ही कहें। जनता तो बदलाव चाहती है, लेकिन सरकार तो बदलाव नहीं चाहती। सरकार ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है। आज ही मैं खबर देख रहा था, ईवीएम में हेरा फेरियाँ होनी शुरू हो गई, जिसके ऊपर हम शुरू से आरोप लगाते आ रहे थे। आज वो साबित हो गए। अभी 26 तारीख को ही चुनाव है केरल में, उसकी मॉक टेस्ट हो रहे थे। मॉक टेस्ट में जहाँ बटन दबाओ बीजेपी को जा रहा है। अब तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता। क्या रहने वाला है इस बार चुनाव का? मुद्दे तो बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार है ही हैं एज यूजुअल, अगर मुद्दों की ही बात करी जाए। लेकिन अब उस मुद्दे से भी ऊपर मुझे सबसे बड़ा मुद्दा नजर आता है ईवीएम पे ध्यान देने की वास्तव में ज़रूरत है विपक्ष को और कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जज हैं, वो तो इस पर ध्यान कर दे ही नहीं रहे। अब तो चीफ जस्टिस को भी इसमें दखलंदाजी करनी पड़ेगी, तभी फेयर चुनाव हो पाएगा, तभी निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। बीजेपी वाले तो कह तो रहे हैं कि कोई बेरोजगारी नहीं है। उनके कहने से तो, उनके हिसाब से तो बेरोजगारी है ही नहीं ना। उनके तो चेले चपाटे जो हैं उनको तो अपना लगा ही देते लाइन पे, 500-500 रुपये ले जाओ, बीजेपी करे जाओ, 5-5 किलो राशन खाए जाओ, बीजेपी करे जाओ। तो उनके हिसाब से तो बेरोजगारी है ही नहीं, ना उन्हें दिखेगी ना वो देखना चाहते। उनके तो जो बीजेपी को बेरोजगारी किसकी दिखती है? अडानी की दिखती है, अंबानी की दिखती है। यार इसको ये वाला ठेका नहीं मिला, ये तो बेरोजगार हो जाएगा। हसदेव जंगल चाहिए था, छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही अगले दिन हसदेव जंगल दे दिया अडानी को। अभी बीजेपी के लोग, जेपी नड्डा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सारे लोग बेल पर छूटे। राहुल गांधी बेल पर है, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, संजय सिंह अभी बेल पर आए हैं, क्या बोलेंगे इस पर? ठीक है जी, उन्होंने 3 नाम गिराए और अपने वो उसमें अगर शामिल हो गए, अपने आप को देखें, भाजपा के आज 303 सांसद मौजूद हैं सदन में, उनमें 139 सांसदों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, सभी के सभी बेल पर है ना। कहाँ 3 कहाँ 139, ज़्यादा किसके हुए? बीजेपी के हुए ना। पूरे 139 सांसदों पे मुकदमे चल रहे हैं और बाकायदा ये प्रूव है, ये कोई आरोप नहीं है, ये प्रूव है। 139 सांसद जो है मुकदमों का सामना कर रहे हैं और मुकदमों का सामना कर रहे हैं तो एज यूजुअल इसका मतलब वो बेल पे ही तो चल रहे हैं। तो जाहिर बात है कि ज़्यादा किसकी संख्या? आप 3 नाम गिनाते हो, बदले में आपकी तरफ 139 खड़े हैं, आप उन पर क्यों नहीं ध्यान देते? मोदी की गारंटी चलेगी इस बार? बिल्कुल भी नहीं जी, गारंटी तो उनकी सारी फेल है। गारंटी चली कौन सी है उनकी? बस गारंटी उनकी जो चलती है वो ये चलती है कि हाँ आप अगर भ्रष्टाचारी हो और दूसरी पार्टी में हो, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बचा लूँगा, कोई एजेंसी आपके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती, ये मेरी गारंटी है। आप बलात्कारी हो, आप यौन शोषण के आरोपी हो, आप मेरी पार्टी में आ जाओ, मेरा पटका पहन लो, उसके बाद आपके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, ये मेरी गारंटी है। कोई आपको जेल में नहीं डाल सकता। आप भ्रष्टाचार कर रहे हो जितना मर्जी कर लो, 2000 करोड़ का कर लो, 70,000 करोड़ का कर लो, 500 करोड़ का कर लो, 1000 करोड़ का कर लो, लेकिन अगर आप मेरी पार्टी में शामिल हो जाओगे, उसके बाद आपके ऊपर ना ईडी आएगी, ना IT आएगा, ना CBI आएगी, कोई एजेंसी नहीं आएगी, आपको हाथ नहीं लगा सकती किसी भी कीमत पर। और आपके पे ये गारंटी मोदी जी की है, सबसे बड़ी गारंटी। आप अपराधी हो, आप अपराधी होने के बावजूद पुलिस आपको ढूंढ रही है, एनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रही है, और उसके बाद अगर आप बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये रहा आपका यूपी का ताज़ा उदाहरण। गैंगस्टर सोनू कनौजिया ने थामा बीजेपी का दामन, और इसी गैंगस्टर सोनू कनौजिया को बीजेपी जो है, बीजेपी राज में, यूपी में, योगी राज में पुलिस इसे एनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रही थी। अब ये बीजेपी में शामिल हो गया, अब ये माननीय हो गया है। 21 मुकदमे चल रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन अब ये माननीय हो गया। अब इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, ना पुलिस हाथ डालेगी, ना CBI हाथ डालेगी, ना ATS हाथ डालेगी, ना ED IT, कोई अब इसके ऊपर हाथ नहीं डालेगा। ये मोदी जी की गारंटी है। आप जनता के लिए उनकी गारंटी को यकीन मत मानो कि जनता को तो जुमले दे के बहला लेते हैं। असली गारंटियाँ उनकी ये हैं, भ्रष्टाचारियों के लिए उनकी गारंटी, बलात्कारियों के लिए उनकी गारंटी, और करप्ट लोगों के लिए उनकी गारंटी, हत्यारों के लिए उनकी गारंटी, सबके लिए गारंटी है। आज तक उनकी गारंटी का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं मैं, अनिल मसीह है, बाकायदा सबने देखा, हेरा फेरी करी उसने मेयर चुनाव में, आज तक उसके ऊपर मुकदमा चला है? अभी तक नहीं, आराम से खुला बाहर घूम रहा है, क्योंकि उसने बीजेपी के फेवर में करा था ये काम। अगर यहीं अभी कोई दूसरी पार्टी का होता तो अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता। ये मोदी जी की गारंटी है, मेरी पार्टी में आ जाओ, सब बचा लूंगा, सब तरफ से रोक लूंगा आपको। बस क्या लगता है भाई, मोदी जी गारंटी चलेगी 2024 में कि नहीं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, मोदी नहीं चलेगा। क्या बोलेंगे? गारंटी में मैं बोलता हूँ, ये जो अब गारंटी दे रहे हैं, तो जो पहले गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम होगी, पेट्रोल कम होगा, है काला धन आएगा, और जो
काला धन लेके अभी इनके राज में चले गए 36 लोग। 9,000 करोड़ रुपए तो एक आदमी है, बाकी सब करोड़ों में लेके भागे हैं। तो अगर विदेश में डंका बज रहा है इनका, तो उनको वापस क्यों नहीं ला रहे? केजरीवाल पर भी तो आरोप है, उन पर भी तो 3,000 करोड़ का कर्जा है, कहा गया। दिल्ली पर भी तो क्या कहाँ कर्जा है? अरे प्लस में बजट है इनका दिल्ली का, नहीं कर्जा है। कोई कर्जा नहीं है। क्या बोलेंगे सरकार पे? हाँ, दिल्ली सरकार पे 3,000 करोड़ का कर्जा है, वो कोई बात नहीं, उससे कोई हम उसे 3,000 करोड़ को कहाँ गेंद। और अगर उसे उसका मुकाबला भारत से करें, भारत सरकार के ऊपर कितना कर्जा है? 205 लाख करोड़, कम नहीं होता 205 लाख करोड़। भारत की अर्थव्यवस्था 4.25 ट्रिलियन की है, उसमें से आपके पास 2 ट्रिलियन का कर्जा है। अभी पीछे आंकड़े जारी हुए थे तो 375 लाख करोड़ का जो है जीडीपी का आंकड़ा जारी हुआ था, जिसमें से 205 लाख करोड़ तो आप कर्जा लिए बैठे हो, बचा के आपके पास 170 लाख करोड़, आधे से ज़्यादा आप कर्जा लेके बैठे हो। तो उसमें अगर 3,000 करोड़ का दिल्ली के ऊपर कर्जा है, वो कर्जा और देनदारियाँ और लेनदारियाँ चलती रहती है, वो कर्जा भी मुक जाए। आप अगर दिल्ली का जीएसटी का हिस्सा उसे पूरा दे दो, केंद्रीय करों का जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं, उसमें से दिल्ली की हिस्सेदारी आप दे दो, ये कर्जा भी निपट जाएगा। कौन सी देर लगेगी उसे कर, वो पैसा नहीं देते। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, अब हमारे इलाके में पिछले 3 दिन से पानी की परेशानी शुरू हो गई है। कहा क्या जा रहा है? बीजेपी के लोग गली गली घूम रहे हैं, गली भाई देखो आपने वोट नहीं दिया था ना, अब देख लो अब तो यही होगा, केजरीवाल तो जेल में, अब तुम्हारे घर में पानी कैसे आएगा? अब उन्होंने प्रचार में शुरू कर दिया है, कल हमारे घर की घंटी बजा के आए, भाई साहब बीजेपी को वोट देना। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे यार देख लो आप पानी नहीं आ रहा ना 2 दिन से। मैंने कहा हाँ। कह रहा केजरीवाल जेल में है ना, इसलिए पानी नहीं आ रहा, तो बीजेपी को वोट दोगे तो 24 घंटे आपको पानी मिलेगा। मैंने कहा भाई डाला किसने जेल में? फिर वो मेरे से थोड़ी सी बहस करने लगे, लेकिन उन्हें पता है कि इनसे तो बहस करना बेकार है, 2 मिनट के अंदर ही वो भाग लिए। तो ये हालत पैदा कर दिए हैं, अफसरों को कंट्रोल कर लिया है, पानी की अब दिल्ली में समस्या करनी शुरू कर दी है, नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये तो जेल में रह के सरकार नहीं चल सकती। अभी बिजली के बारे में भी यही होने वाला है, बिजली के कट लगने शुरू हो जाएंगे अभी लगातार, कंटिन्यूस यही फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, वो हालत बहुत खराब कर रहे हैं। जी तो कह रहे हैं ना, अब की बार 400 पार 370 के पार लाएंगे सीटें। बिल्कुल जी, इसका सबसे पहले ही बोला ना आपको कि केरल में आज क्या हुआ है। केरल में जो मशीन है मॉक टेस्ट हो रहे थे, अभी 26 अप्रैल को चुनाव है, अगले हफ्ते में 26 अप्रैल के चुनाव के लिए जो ईवीएम मशीनें पहुंची हैं, उनके मॉक टेस्ट होने शुरू हुए। उस मॉक टेस्ट में जैसे ही आप किसी का भी बटन दबा रहे हो, बत्ती कमल पे जल रही है। क्या लगता था 400 पार? उनको नोटिस भेजा है, सुप्रीम कोर्ट में वो डली है, एप्लीकेशन डली है, कंप्लेंट डली है, चुनाव आयोग में कंप्लेंट गई है, वो कह रहे हैं मैनुअल मिस्टेक है जी, मशीनी मिस्टेक है। कभी तो आप कहते हो कि जी हमारी मशीन बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। जब ये काम होता है तभी आप कहते हो जी मिस्टेक्स हो सकती हैं। और वो मिस्टेक मैं साफ साफ एक ही बात पूछता हूँ, हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि आप कोई भी बटन दबाते हो तो कमल का ही बत्ती क्यों जलती है? कमल की बत्ती जमाने पे हाथ की क्यों नहीं जलती, हाथी की क्यों नहीं जलती, किसी निर्दलीय की क्यों नहीं जलती, नोटा की क्यों नहीं जलती? क्या बोलेंगे? कभी पंजा की बत्ती जलती थी, आज कमल की बत्ती अरे कुछ तो प्रभु कुछ सत्य बोल दो। जो काम कुछ काम हुए हैं तो नहीं, उस मोबाइल मत दिखाओ, सच्चाई को दिखाओ। नहीं वो फेक न्यूज मत केरला मत जो है उड़ीसा दिखाओ, कुछ सच्चाई। हम यही देख रहे हैं कि हमारे शर्मा जी एक पक्षी है, राहुल जी के अच्छे काम दिखा रहे हैं, लेकिन राहुल जी हमारे यहाँ सांसद रहे, अमेठी चल के देख लिए होते कि अमेठी का हालात क्या किया था, वहाँ से वायनाड क्यों जाना पड़ा। आज भी उनके काफ़ी भक्त हैं। आप अमेठी से हैं? जी। क्या लगता है अमेठी के हालात कैसे हैं? अच्छे हैं, आप स्थान पे जाके देखिए कि अमेठी के हालात क्या हैं इस समय। अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छे हालात हैं। अब आइए आप जवाब दीजिए, ये जवाब होता है। आप स्मृति ईरानी जी अमेठी में है इस टाइम, वहाँ से सांसद हैं। स्मृति ईरानी जी जब गैस पर रेट बढ़ा था, यही दिल्ली के जंतर मंतर में इतना लंबा गया और ये सिलेंडर लेके बैठ गई थी। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? क्यों चूड़ियाँ नहीं मार रही अपने नेताओं पे फेंक कर? उस टाइम पे बड़ी हाहाकार मचाई थी ना। आज सिलेंडर कहाँ है, तेल कहाँ है, डीजल कहाँ है, आटा कहाँ है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी रह गई है। इन्होंने कोई विकास नहीं करा। दिल्ली के अंदर ये दिल्ली को लूट के खा गए हैं। दिल्ली में से 7 में से 6 सांसदों के टिकट कट गए। यहाँ के खुद 10 साल सांसद रहे हर्षवर्धन जी, उनका टिकट कट गया। तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी के अंदर जो है इस टाइम एक बौखलाहट है चुनाव हारने की, और दिल्ली की सातों सीट सफा हो रही हैं इस टाइम। सिर्फ गठबंधन आ रहा है दिल्ली के अंदर, और कोई नहीं आ रहा। 360 से 390 तक बीजेपी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, उनके काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अपने विचार डालने का पूरा अधिकार है, अपना विचार डालने का पूरा अधिकार है। ये कह रहे हैं 370 के पार आएगी बीजेपी। 370 भाई साहब, 70 भी पार हो जाए ना बीजेपी, तो ये भाई साहब उस दिन 4 तारीख को मिल जाए। 370 तो बहुत दूर की बात है। आप सिस्टम सुनो, जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत हर जगह से मिली, राजस्थान से भी, बिहार से भी, आपका महाराष्ट्र से भी, जब इतनी 400 सीटें नहीं आ पाई, तो अब कहाँ से आ जाएंगे? अब तो इस टाइम हर जगह बाइकआउट हो रहा है भाजपा का। ये बोल रहे 370 के पार आएगी बीजेपी, क्या बोलेंगे?
देखिए जी, इनकी मैं बताता हूँ, सीधी सीधी बात है। बीजेपी की पेरेंटल पार्टी जिसे कहा जाता है वो है आरएसएस। आरएसएस का इंटरनल सर्वे जो हुआ था, बड़ी मुश्किल से वो एक आध अखबार में पब्लिश भी हुआ था, उसके इंटरनल सर्वे में ही उनको मात्र 180 सीटों पे सिमटता हुआ दिखाया जा रहा है। और आरएसएस की ये तो एज पर इनके हिसाब से आरएसएस की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता पूरे देश में फैले हुए हैं, जिन लोगों ने सर्वे कर करके रिपोर्ट अपनी पेश करी है। तो इससे बड़ा सर्वे और कौन सा होगा कि जो इनकी पेरेंटल पार्टी आरएसएस वही कह रही है कि 180 सीटों पे हम सिमट जाने वाले हैं, तो हालत आप खुद ही समझ सकते हो। बस एक और बात इन्होंने कही, महंगाई पर कंट्रोल किया बीजेपी ने, इन्होंने कहा महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं करे। देखो जी, आप अगर किसी अमीर आदमी से पूछोगे महंगाई, वो कहेगा कौन सी महंगाई, कैसी महंगाई। अडानी अंबानी से आप पूछोगे महंगाई, वो कहेगा क्या महंगाई भाई। आप किसी मजदूर से पूछो जो सारे दिन मजदूरी करके देखता है, वो बताएगा कि महंगाई क्या होती है। जिसके पास काम धंधा नहीं है उससे पूछोगे महंगाई क्या होती है। इस कोने से उस कोने तक, आगे तक लगातार खड़े हुए रिक्शे वाले, पूरे दिन में उनको काम नहीं मिलता, सारे दिन वापसी चले जाते हैं। लेबर चौक, आप दिल्ली में सैकड़ों लेबर चौक है, सुबह जाके आप वहाँ पे देखो पूरे ढेर लगा होगा लेबर चौक पे, 300 400 500 लोग खड़े होंगे। शाम तक उनमें से 100 सवा 100 लोगों को भी काम धंधा नहीं मिल पाता, बाकी के लोग खाली चले जाते हैं। सीजन की सिर्फ छोड़ के, कि अगर वो सफ़ेदी का सीजन आ गया तो उनमें भी काम मिलेगा, उनमें भी सब लोगों को पूरा काम नहीं, किसी को आज मिल रहा है, किसी को कल मिल रहा है। हालत इतने बदतर हैं, लेकिन दिखाया क्या जाता है, ऊपर की क्रीम दिखाई जाती है। मोटी मलाई आ गई वो ठीक है, नीचे जो सपरेटा दूध है वो कौन गया है, वो कहाँ गया। सीधी सी बात है। बस मोदी जो दावा कर रहे हैं ना, मैंने इतना विकास कर दिया कि हर कोना विकसित हो गया है। बिल्कुल, अगर उन्होंने इतना विकास कर दिया तो वो धर्म के आधार पर वोट क्यों मांगते हैं। वो 400 पार का ना दे रहे हैं और वो अपने काम के नाम पे वोट मांगते हैं। वो क्यों काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा उन्होंने। उनका सबसे पहला सवाल क्या होता है, 500 सालों से हमारा धर्म जो है खतरे में था, हमने लाया। उनके बीजेपी के सारे जितने ऊपर से नीचे तक के लीडर, उनके सारे कार्यकर्ता सिर्फ एक ही बात को, बीजेपी ने काम क्या करा, सबसे पहला उनका काम आता राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर, अभी कल के रामनवमी के दिन में भी उनकी कैसे वीडियो वायरल करी गई हैं, कैसे उनकी फोटोज वायरल करी। प्लेन में बैठ के जूते उतार के उन्होंने टैबलेट पे ये देखा कि सूर्य मस्तकाभिषेक हो रहा है। अरे भैया, इससे क्या देश में गरीबी मिट जाएगी, इससे क्या बेरोजगारी मिट जाएगी, इससे क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इससे क्या हमारा हेंडर इंडेक्स सुधर जाएगा, ये बता दो आप। दर्शन तो हम भी रोज सुबह शाम कर लेते हैं, तो क्या उससे मुझे रोटी मिल जाएगी। एक दिन कोई मुझे टुकड़ा डाल के चला जाएगा, दूसरे दिन कोई और टुकड़ा डाल के, तीसरे दिन तो कहेगा ये तो साला रोज यहाँ पड़ा रहता है, इसे कौन टुकड़ा डाले, काम धंधा करता नहीं अच्छा खट्टा। सनातनी है ना मोदी जी, कह तो रहे हैं खुद को। भाई साहब, सनातनी हो आप, सनातनी होने से मुझे कोई इंकार नहीं, आप पक्के भी हो, खूब बड़े सनातनी हो, लेकिन सनातन और राष्ट्र का, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। सनातन अपना धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। मैं सनातनी हूँ, आप मुसलमान हो, ये सिख हैं, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। सब अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 25 हमारे को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। हर आदमी अपना स्वतंत्र है, अपने अपने उसको। लेकिन उस सनातनी होने से क्या देश की तरक्की हो रही है? कहीं नहीं हो रही। देश में बेरोजगारी चरम पर, भुखमरी चरम पर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा 180 देशों में स्थान, हमारा 161वां। खुशहाली में हमारा इंडेक्स 130 देशों में 126वां नंबर, पाकिस्तान से भी नीचे खुशहाली के इंडेक्स में। हालत ये, लेकिन अरे पाकिस्तान, ये तो तुम झूठ बोलते, झूठ। पाकिस्तान के भुखमरी इंडेक्स में हमारा भूखा मर रहा है सर का पाकिस्तान, जब से मोदी जी आए हैं। भाई साहब, उस इंडेक्स पे आप ये क्यों नहीं यकीन करते। लेकिन ऐसा ही एक इंडेक्स अगर एक मॉर्निंग कंसर्न नाम की संस्था का आ जाता है, फ़ौरन से फ़ौरन उसमें वो 5000 लोगों पे सर्वे करती है। मॉर्निंग कंसर्न नाम की संस्था, वो भी करती है नहीं करती वो भी पता नहीं। उसमें वो मोदी जी को रेटिंग देती है 78% रेटिंग, 70% रेटिंग, 72% रेटिंग, मोदी जी विश्वगुरु। आप उस सर्वे को फ़ौरन मान लेते हो, लेकिन आपके जो बाकी सर्वे जो आपके फेवर में नहीं आते, आप उनमें से किसी को नहीं मानते। दोगली नीति आप ही चलते हो, सीधी सी बात है। और सनातनी होना ना होना, और इनके हिसाब से सनातन खतरे में, सनातन खतरे में। मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। भारत में धर्म के आधार पे सबसे कम आबादी जो है पारसियों की है। मात्र 2.25 लाख पारसी हैं पूरे भारत देश में, 140 करोड़ की जनसंख्या में। उन लोगों के मुंह से आज तक सुना कि हम खतरे में हैं? हम 100 करोड़ सनातनी होने के बावजूद भी ये रट्टे लगाए रहते हैं बीजेपी वाले, सनातन खतरे में। तुम सनातन का विरोध करते हो, तुम सनातनी नहीं हो, अगर तुम हमारी बात नहीं ध्यान रखते तुम सनातनी नहीं हो, हमारा सनातन खतरे में आ गया। अरे वो मात्र 2.25 लाख लोग, वो तो कहते नहीं कि हम खतरे में, पर पारसी आराम से मौज ले रहे हैं, पूरी देश की अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं। टाटा और ये जो अंबानी है, ये इस तरह के टाटा जो है पारसी कहलाते हैं। पूरे देश में आज देखो टाटा का कहाँ है साम्राज्य है, लेकिन ये 100 करोड़ होने के बाद फिर खतरे में आ जाते हैं। हद है यार। कोई और आरोप लगा रहे हैं ना मोदी जी कि 70 सालों से सनातनी का विरोध किया है कांग्रेस ने, सिर्फ हमेशा डुबाया है ना। चलिए, कांग्रेस ने डुबोया, नाम डुबोया सनातनी। 70 सालों तक सत्ता कांग्रेस को ही मिली ना, उसके बावजूद भी, डुबोने के बावजूद भी मिली। वोट तो अधिकांश सनातनियों का ही था। अगर धर्म के आधार पर भी हमें करा जाए, 140 करोड़ की आज की वर्तमान जनसंख्या में करीब 100 करोड़ हिंदू हैं, करीब 22 से 25 करोड़ मुसलमान हैं, बाकी 15 करोड़ में 3 करोड़ के करीब सिख हैं, 5 करोड़ करीब ईसाई हैं, और बाकी बची हुई बौद्ध, जैन और ये इस तरह की सारी जनरेशन। तो भी हम 100 करोड़ होने के बावजूद भी, उससे पहले अगर 80 करोड़ थे, 70 करोड़ थे, वोट कांग्रेस को जाता था ना। अगर वो इतनी सनातन विरोधी होती तो क्यों उनको वोट मिलते? क्यों वोट मिलते? नहीं वोट देते ना कोई भी। उस टाइम ऐसा नहीं था, धर्म के आधार पर वोट नहीं डलते थे, वोट डलते थे विकास के आधार पर। जब इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लागू करी, पूरे देश में उबाल था इस चीज़ का।
इंदिरा गांधी जी ने 77 में चुनाव लड़ा, उनको हरा के वापस भेज दिया। मुद्दों पे चुनाव था, ना वहाँ कोई सनातन था, ना कोई धर्म का मामला था, सब जनता ने देखा। उस वक्त की तो जनता को पढ़ी लिखी भी नहीं माना जाता। उस वक्त तो जनता बहुत ज़्यादा अनपढ़ थी, 5वीं 7वीं 8वीं पास होते थे, लेकिन हमसे ज़्यादा अक्लमंद थे हमारे पुरखे, हमसे ज़्यादा अक्लमंद थे। उन्हें पता था कि देश की तरक्की किस में है, देश की तरक्की कहाँ है। 77 में उन्होंने जनता पार्टी को जिताया, 2.5 साल मात्र मोरारजी देसाई शासन कर पाए। 80 में चुनाव हुआ, जनता ने फिर देख लिया कि ये पार्टी किसी काम की नहीं है। 80 में फिर वापस कांग्रेस आ गई थी, आई थी या नहीं आई थी? हमारे से बेहतर थे हमारे पुरखे साहब। अभी आपने वोट के बारे में, वो कहाँ कांग्रेस को वोट कहाँ मिल रही है, कहाँ दो बार तो हार चुकी है कांग्रेस। भाई साहब 2 बार हार गई कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई हारता नहीं कोई जीतता नहीं। हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, एक हारेगा एक जीतेगा, एक हारेगा एक जीतेगा। आज अगर वो 2 बार हार गई तो ऐसा नहीं कि वो जिंदगी भर हारती रहेगी। अब लोगों में फिर आ गया यकीन। वही मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि 77 में जैसे इंदिरा गांधी जी हारी थी, तो लेकिन 80 में लोगों को अकल आ गई थी। अब 2 बार भाजपा को जिता दिया। अब आप यहाँ खड़े इस कोने से उसका मेरी छोड़ो, हम तो हम डेली बोलने वाले लोग हो गए, हम तो बात करते। आप एक आम जनता का सर्वे करना शुरू करो यहाँ से, सिर्फ ये पूछना भाई इस बार कौन चाहिए, इंडिया गठबंधन या एनडीए। आपको 100 में से कम 80 लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में नारे लगाते हुए मिलेंगे। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं 2047 तक हमारी बीजेपी सरकार रहेगी। दावा किस, मैंने फिर वही घूम पे वापस आता हूँ, ईवीएम के भरोसे वो दावा कर रहे हैं ना। आज निष्पक्ष चुनाव हो जाए, बात खत्म, उनकी हवा खत्म है उनकी सारी की सारी। और ये होना ही है। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा, इस पर फैसला आना ही आना है। इस बार का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है साहब। इस बार इलेक्शन हो गया तो हो गया, नहीं तो इसके बाद फिर इलेक्शन ही होने बंद हो जाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी पर क्या बोले? महंगाई मैंने आपको बताया ना, बेरोजगारी भारत में आज 18 से 35 साल का 47% से ज़्यादा युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। महंगाई तो है ही चरमोत्कर्ष पर, सभी जानते हैं। जो स्कूटी, चलो छोटी मोटी चीज़ें पे आप आलू प्याज टमाटर को तो छोड़ दो, चलो जो चीज़ें महंगी होती थी, स्कूटी आपको 50,000 60,000 65,000 में मिल जाती थी, आज वो 1,30,000 में मिलती है। उसमें भी क्या होता है, प्लास्टिक के पार्ट मिलते हैं, मेटल की बॉडी नहीं मिलती। बाइक आपको 55-60,000 में मिल जाती थी, आज 1.25 लाख से नीचे बाइक नहीं है, तो क्या है महंगाई नहीं? जो अल्टो कार आपको 3 लाख रुपये में मिल जाती थी, आज वो 6 लाख रुपये से ऊपर पहुँच गई, क्या वो महंगाई नहीं है? महंगाई हर जगह है। पेट्रोल 70 रुपये लीटर आपको मिलता था, आज 100 रुपये लीटर मिलता है, क्या ये महंगाई नहीं है? डीजल आपको 40 रुपये 45 रुपये 48 रुपये 50 रुपये 52 रुपये मिलता था, आज फिर वो भी पेट्रोल की बराबरी करता हुआ घूम रहा है, क्या ये महंगाई नहीं है? CNG 22 रुपये से शुरू हुई थी, आज वो 72 रुपये है, क्या ये महंगाई नहीं है? हर जगह महंगाई है। अभी आपने बोला कांग्रेस और भरोसा करते, ऐसा क्या हुआ कि वायनाड चले गए राहुल गांधी, अमेठी से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? अमेठी से अभी बातचीत चल रही है जी, देखिए वो इंटरनल उनका मैटर है, मैं वहाँ की उनकी कोर मीटिंग में बैठता नहीं, लेकिन बात हो रही है, हो सकता है वो अमेठी भी आ जाए। और रही बात, पूरे भारत देश में संविधान आपको अधिकार देता है, आप कहीं से कहीं भी चुनाव लड़ लो। अगर यही बात थी तो मोदी जी फिर गुजरात छोड़ के वाराणसी क्यों आए? अगर सीधी सी, मैं तो आज एक बात कहता हूँ सारे के सारे बीजेपी वालों से, सारे के सारे कांग्रेसी वालों से, सारे इलेक्शन भूल जाओ, सारे MP सीटें हटा दो, गिनती की 1 सीट रखो। केरल का वायनाड ही रखना है ना आपने, मोदी जी भी वायनाड से लड़े और राहुल जी भी वायनाड से लड़े, जो जीते वो देश का प्रधानमंत्री, बात खत्म। सर कांग्रेस तो दावा करती नहीं, कांग्रेस तो दावा करती है ना कि गढ़ है अमेठी हमारा, बहुत सालों से मैं जीतते आ रहे हैं वो लोग, तो ऐसा क्या हुआ? ठीक है जी, कोई बात नहीं, बदलाव, मैंने कहा ना बदलाव आ जाता है, लोगों के भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है लोगों में, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं भी कांग्रेस को वोट देता था, मेरे मम्मी पापा सब कांग्रेस को वोट देते। 2014 में हम भी भ्रम में आ गए, अरे यार ये तो सरकार बड़ी निकम्मी है यार, अब की बार मोदी सरकार, गोलगप्पे हुए 10 के 4, अब की बार मोदी सरकार, दुनिया भर के हमने नारे लगा दिए, वोट दे के आए बीजेपी को, घर में घुसे, मम्मी पापा ने बोला पछताओगे। आज तुम दोनों, मैं और मेरी वाइफ, हम 2 जने दे के आए थे सिर्फ, मम्मी और पापा ने यही बोला, दोनों जिंदा थे उस वक्त में, दोनों ने आके ही बोला पछताओगे, हमारे जाने के बाद याद करोगे कि हम गलत थे या तुम गलत थे। आज हमें महसूस होता है हमारे माँ बाप वास्तव में सही थे। 6 महीने के अंदर में पता चल गया, जो इनकी हरकतें देखी भाई साहब, एक भी कोई चीज़ ऐसी जो हुई हो जो जनता के हित में पूरी। नोटबंदी करी, 50 दिन दो मुझे, 50 दिन में अगर इसका आपको हल ना मिले तो मुझे किसी भी चौराहे पे लाके फांसी पे टांग देना, मोदी जी का बयान था, फांसी चढ़ा देना, किसी भी चौराहे पे मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूँ। और उसके बाद आप अपने खाते खुलवाओ, मैं बताऊंगा इन खातों में क्या करना है। लोगों को जबरदस्त भ्रम में डाल दिया। 50 दिन भी बीत गए, 2016 से आज 2024 भी खत्म हो गया, 8 साल नोटबंदी हो गए, इतना सा भी फायदा देश को नहीं मिला नोटबंदी का। काला धन वापस आएगा नोटबंदी की वजह से। 98.7% नोट जो थे 500 के और 1000 के वापस सर्कुलेशन में पहुंच गए, बैंकों में जमा हो गए। 1.3% जो था वो मात्र वो नोट रह गए थे जो जमा नहीं हुए थे। उस 1.3 को बचाने के चक्कर में आपने कम से कम उससे 4% का ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया नए 500 और 2000 के नोट छापने में। और वो 2000 का नोट वो भी आपने 7 सालों में बंद कर दिया, वो भी आपसे नहीं चला। आपको पता था ना, आपकी नीतियों में दम नहीं है साहब, सीधी सी बात है। अभी आपने बोला समर्थन में, एक टाइम पे आप भी बीजेपी के समर्थन थे, वोट दे कर आए थे, फिर भी पछता रहे क्या आप भी? हाँ बिल्कुल, आज तक पछता रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, 2014 में वोट दिया था मैंने और पछता रहा हूँ कि एक बार मेरे से गलती हो गई थी, इसी तरह से लोग भ्रम में आ गए, लोगों ने 2014। मोदी जी अच्छे लग गए थे क्या उस टाइम?
उस टाइम देखिए जी नारों के भ्रम में आ गया था, जो इन्होंने झूठ फैलाया गया था, 2G घोटाला, 3G घोटाला। 15 लाख का लालच आपको भी 15 लाख का लालच नहीं आया था, सिर्फ लालच ये आया था कि 2G घोटाला हो गया, 3G घोटाला हो गया। और उसके बाद जब वो देखा कि ना तो 2G घोटाला कोर्ट में सिद्ध हुआ, ना 3G घोटाला कोर्ट में सिद्ध हुआ, ना वो कोल घोटाला कोर्ट में सिद्ध हुआ, सारे के सारे मामले कोर्ट में खत्म हो गए। जिस वक्त उनको कनीमोजी को, ए राजा को, इनको सबको जेल भेजा गया था, सारे के सारे बरी होके वापस आ गए ना। कितना बड़ा झूठ की दुकानदारी चलाई गई थी। उस वक्त के CAG के वो अध्यक्ष थे विनोद राय साहब ने ये हर चीज़ ज़बरदस्त तरीके से फैलाई। 7 साल बाद 2021 में विनोद राय जी का एक इतना सा बयान आया, 2G कोल घोटाला और ये स्पेक्ट्रम घोटाला जो है हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ऐसा वास्तव में कोई घोटाला हुआ ही नहीं। लेकिन वो इतनी सी खबर आई, लेकिन जब ये घोटालों की खबर चली थी, रोज़ फ्रंट पेज पे चलती थी, हर कोई उसमें आ गए थे, हर कोई उसी बुलेके में आ गया। तो कुछ लोगों की आंखें खुल गई, कुछ लोगों की आंखें भी बंद हैं। लगता है बेरोजगारी है कि नहीं मोदी राज में? बेरोजगारी तो मेरे ख्याल से 80% 83% लोग बेरोजगार हैं, ये अभी नया आंकड़ा है। और अभी आधी आबादी गरीब है और किसान गरीब हैं, तो ये विकास का नाम ना लें तो अच्छा है। कोई विकास नहीं हुआ जब इतने गणित चल रहा है। 81 करोड़ गरीब, किसान गरीब और बेरोजगार इतने हैं। 7 साल में 70 पर्चे लीक हुए और सबसे ज़्यादा यूपी में हुए। तो यूपी के लोग परेशान हैं। कितने करोड़ लोग परेशान हैं। 50,000 की भर्ती में 60 लाख लोगों ने पर्चा भरा, पर्चा भी रद्द हो गया। तो वो लोग परेशान हैं ना, तो वो वोट देंगे। वो सब मेजर लोग हैं जिन्होंने पर्चा दिया नौकरी के लिए, उनका परिवार लगा लो तो 4-5 करोड़ लोग तो वैसे ही हो गए परेशान। तो वोट कौन देगा? 80 में से कोई मुश्किल नहीं है कि उनकी सीटें कम